हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण भाई क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम इससे पहले क्लास के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था वो था पचित यानी कि भोजन के पाचन की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। मानव में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, मानव की आंत में आहार नाल में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ये हमने टॉपिक शुरू किया था। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे पहले। भोजन के पाचन के क्रियाविधि के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़े थे, सबसे पहला टॉपिक था अंतर्ग्रहण इंगेशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक पाचन यानी भोजन का पाचन मुख के अंदर, फिर ग्रसिका, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय के अंदर और फिर ग्रहणी यानी छोटी आंत के अंदर, ग्रहणी में छोटी आंत के दूसरे भाग से शांत में इसने पाचन पढ़ा, और उसके बाद बड़ी आंत में। उसके बाद जब भोजन का पाचन होता है तो साथ ही साथ अवशोषण भी होता है, लेकिन हम अवशोषण का टॉपिक बाद में पढ़ते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भोजन पच चुका है उस पचे हुए भोजन का अवशोषण अब किस प्रकार से छोटी आंत करती है। तो भोजन के अवशोषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भोजन का अवशोषण, जो भोजन के जटिल अणु सरल अणु में टूट जाते हैं, उन सरल अणुओं का आमाशय आंत के द्वारा किस प्रकार से अवशोषण होता है, इंटेस्टाइन के द्वारा किस प्रकार से अवशोषण होता है। पचे हुए खाद्य पदार्थ, जो भी इतने पचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि छोटी आंत के अंदर लगभग सभी पदार्थ पच जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, ये सभी पच जाते हैं और सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इन सरल अणुओं का अब आंत के द्वारा अवशोषण होता है। तो पचे हुए खाद्य पदार्थों जैसे कि विटामिन, लवणों एवं जल का आंत की उपकला कोशिकाओं के द्वारा, आंत की उपकला कोशिकाएं कहा, सूक्ष्मांकुर जो होते हैं, रसांकुर होते हैं, उनकी उपकला कोशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं के अंदर, यानी कि कोशिकाओं की जो उपकला कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में भोजन का स्थानांतरण ही अवशोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पचे हुए या पचित पदार्थ जैसे विटामिन है, लवण है, जल है, इनका आंत की उपकला कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में या लसिका में स्थानांतरण ही अवशोषण कहलाता है। इस अवशोषण के अंदर अधिकांश पदार्थों का जो अवशोषण है वो क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के अंदर अवशोषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, अवशोषण अधिक होता है छोटी आंत में। और उसके बाद वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ, देखिए वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ जैसे कि एल्कोहल, वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ एल्कोहल और औषधि यानी दवाइयां जो होती हैं, औषधि होती हैं, उनका अवशोषण, क्योंकि वसा में घुलनशील होते हैं, अतः इनका अवशोषण बहुत जल्द ही अमाशय में ही हो जाता है। एल्कोहल का और औषधि का अवशोषण अमाशय में ही हो जाता है। इसीलिए देखिए, हम जब भी दवा लेते हैं तो दवा लेने के तुरंत बाद ही दवा का असर शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल अगर पी ली जाती है तो उसका नशा जो है वो बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि अमाशय के अंदर बहुत जल्द ही उसका अवशोषण होकर के हमारे रक्त में चला जाता है और रक्त से सभी शरीर के अंदर, पूरे शरीर पहुंच जाता है। तो वसा में विलय अल्कोहल औषधि जो होती है उनका अवशोषण अमाशय में ही कर लिया जाता है। जल का अधिकांश अवशोषण, जल का अधिकतर अवशोषण जो होता है वो होता है बृहदांत्र में, बड़ी आंत के अंदर जो आहार नाल का आखिरी भाग होता है, बड़ी आंत, बृहदांत्र, उसके अंदर जल का अधिक अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर अवशोषण प्रक्रिया होती है। तो छोटी आंत में अवशोषण अधिक क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत के अंदर अनेक वलन, अर्थात अंगुली के समान ये प्रवर्ध होते हैं, बहुत सारे प्रवर्ध होते हैं, अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, वलन होते हैं, लाखों रसांकुर होते हैं एवं सूक्ष्मांकुर होते हैं। रसांकुर, सूक्ष्मांकुर, वलन, इन सभी की उपस्थिति के कारण क्षुद्रांत श्लेष्मिका की अवशोषणकारी सतह लगभग 1000 गुना बढ़ जाती है। 1000 गुना अधिक अवशोषणकारी सतह उसकी, यानी अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, रसांकुर के कारण से, वलनों के कारण से, सूक्ष्मांकुरों के कारण से, इस कारण से। तो श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर जो माइक्रोविलाई है, विलाई रसांकुर होते हैं, फिर माइक्रोविलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। बारीक बारीक छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर होते हैं जो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक रसांकुर में
जो रसांकुर होता है, अर्थात एक रसांकुर जो होता है, इस प्रकार से एक रसांकुर, इस रसांकुर के अंदर एक रुधिर केशिका, रुधिर की नली, रुधिर केशिका और एक केंद्रीय लसिका कोशिका होती है। लसिका केशिका होती है, लसिका वाहिनी होती है और एक रुधिर केशिका होती है। रुधिर केशिका के अंदर भी भोजन के अवशोषण के बाद छोड़ा जाता है भोजन को, और लसिका के अंदर वसा को अवशोषित किया जाता है, वसा को छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से रसांकुर के अंदर केंद्रीय भाग में लसिका वाहिनी, लसिका केशिका और उसके परिधीय भाग बाहर की ओर जो है वो रुधिर केशिकाएं होती हैं रसांकुर के अंदर। इस प्रकार से पाचन के अंतिम उत्पाद जो बनते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में मोनोसैकेराइड बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। इसी प्रकार से प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल बनते हैं, तो वसा के पाचन से वसीय अम्ल और ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड बनते हैं। इन सभी का अवशोषण हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अवशोषण के बारे में। तो अवशोषण के लिए, अवशोषण भोजन के कई घटक हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से मोनोसैकेराइड बन गए हैं और वसा के पाचन से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बन गए हैं, मोनोग्लिसराइड बन गए हैं। प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल बन गए हैं। इन सभी का अवशोषण बारी बारी से होता है। तो अवशोषण की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण क्रियाविधि दो प्रकार की है। एक होता है सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन, और एक होता है निष्क्रिय अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन और सक्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन जो है बिना ऊर्जा के होता है, अतः इसे विसरण या डिफ्यूजन भी कहते हैं, विसरण या डिफ्यूजन भी कहा जाता है। पहला हम लेते हैं यहां पर सक्रिय अभिगमन। देखिए, एमिनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा अर्थात एटीपी ऊर्जा खर्च करके होता है। एमिनो अम्लों का और ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा रुधिर में होता है। अभिगमन हेतु ऊर्जा जो मिलती है वो सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया से मिलती है। अभिगमन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, सक्रिय अभिगमन के लिए जो एटीपी ऊर्जा चाहिए, वो सोडियम सह अभिगमन के द्वारा ये प्रक्रिया होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्या है सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप बात करें, आज अपन चल रहा है तीसरा टॉपिक अवशोषण, और अवशोषण के अंदर अवशोषण की क्रियाविधि के अंदर पहला सक्रिय अभिगमन पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, बहिक्षेपण, इगेशन का अध्ययन करेंगे। तो इनको अपन यहां से पढ़ लेते हैं। अब देखिए आगे, तो सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया क्या है? अवशोषण की सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया, तो इस तंत्र में सोडियम आयन के द्वारा, देखिए सोडियम आयनों के द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। एमिनो अम्लों को भी, ग्लूकोज को भी, दोनों को ही सोडियम आयन के द्वारा अवशोषण किया जाता है। तो सोडियम आयनों का अवशोषण उपकला कोशिकाओं के बाहर, सोडियम आयनों का उपकला कोशिकाओं के बाहर अवशोषण होता है। सोडियम आयन उपकला कोशिकाओं के बाहर पहले से ही सक्रिय अभिगमन के द्वारा चले जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, उपकला कोशिका अर्थात जो ये जो सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर, इनके लिए ये जो हिस्से हैं, ये दीवारें हैं, भित्तियां हैं, ये भित्तियां उपकला कोशिकाओं की बनी हुई है। इन उपकला कोशिकाओं के बाहर सोडियम आयन पहले से ही सोडियम आयन सक्रिय अभिगमन के द्वारा चले जाते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं। इस अभिगमन के लिए एटीपी द्वारा ऊर्जा मिलती है, अर्थात यहां इस रुधिर में से या कोशिका में से, उपकला कोशिकाओं से बाहर सोडियम को जाने के लिए एटीपी ऊर्जा दी जाती है, जिससे सोडियम आयन उपकला कोशिकाओं के बाहर चले जाते हैं पहले से ही। सोडियम के बाहर जाने से, सोडियम जब कोशिका, यानी देखिए ये पूरी एक कोशिका है, ये सारे सूक्ष्मांकुर हैं, ये कोशिका है, और यहाँ पर ये रक्त केशिका है, रक्त की नली है। ये वाला हिस्सा रक्त की नली का है, ये कोशिका का है, और ये आंत की जो पाइप नुमा, यानी आंत की जो गुहिका है, छोटी आंत की जो गुहिका है, उस गुहिका का हिस्सा है। इस गुहिका के अंदर की तरफ सूक्ष्मांग या इस प्रकार से वलन होते हैं, ये वलन होते हैं। इस हिस्से के अंदर ये वाला हिस्सा है, ये पार्ट ये है। यहां पर पहले सोडियम आयन मौजूद होते हैं, और सोडियम आयन जब उपकला कोशिका से बाहर आते हैं
तो उपकला कोशिका में सोडियम आयनों की कमी हो जाती है। सोडियम आयन की कमी होती है, इसलिए आसानी से विसरण प्रक्रिया के द्वारा सोडियम आयन अंदर की ओर आते हैं। पहले बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाने पर, बाहर तो ये सक्रिय अभिगमन से जाते हैं, लेकिन जब कोशिका के अंदर सोडियम आयनों की कमी हो जाती है तो ये सोडियम आयन विसरण प्रक्रिया से, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्यूजन, चित्र की बात करें अपन की शब्दों पर डिफ्यूजन लिखा, विसरण प्रक्रिया से सोडियम आयन अंदर की ओर आते हैं। डिफ्यूजन प्रक्रिया से, विसरण की प्रक्रिया से, यहाँ पर डिफ्यूजन DIFFUSION, डिफ्यूजन, सोडियम आयन विसरण की प्रक्रिया से अंदर की ओर गमन करते हैं, अंदर की ओर आते हैं। उपकला कोशिका में प्रवहित होते हैं, यानी परिवहित होते हैं या अंदर की ओर आते हैं। उसके बाद में इस प्रक्रिया में एक परिवहित प्रोटीन सोडियम एवं खाद्य पदार्थों, एक परिवहित प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, इसमें जब सोडियम आयन विसरण प्रक्रिया से अंदर की ओर आ रहे हैं उसी समय एक परिवहित प्रोटीन, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि खाद्य पदार्थों को अपने साथ में जोड़ लेती है, खाद्य पदार्थों या एमिनो अम्ल है इन सभी को अपने साथ में जोड़ करके उनका परिवहन करती है। जब सोडियम आयन अंदर की ओर आते हैं उस समय एक परिवहित प्रोटीन खाद्य पदार्थों और एमिनो अम्लों को साथ साथ परिवहित कराती है, उनको भी साथ साथ आते हैं। जब दोनों पदार्थ इस प्रोटीन से संलग्न हो जाते हैं, कौन से दोनों पदार्थ? सोडियम और खाद्य पदार्थ, सोडियम और खाद्य पदार्थ दोनों ही इस प्रोटीन से संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब ये दोनों पदार्थ जुड़ जाने पर सोडियम विद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा, सोडियम विद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा अंदर की ओर आते हैं, उसी समय कोशिका के भीतर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से सोडियम, किस प्रकार से? सोडियम और ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज या सोडियम NaAA एमिनो एसिड, सोडियम ग्लूकोज और सोडियम एमिनो अम्ल बना करके ये कोशिका के अंदर की ओर अभिगमित कर जाते हैं। कोशिका के अंदर अभिगमित करने के बाद में सोडियम ग्लूकोज और यहां से सोडियम ग्लूकोज सोडियम एमिनो एसिड के रूप में ये यहां से कोशिका के अंदर आए, उसके बाद में विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया से जल और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन के द्वारा यहां से अब कोशिका के अंदर आने के बाद में सक्रिय अभिगमन के द्वारा यहां से निकल करके कहां चले जाते हैं? रुधिर केशिका पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से सोडियम आयनों के साथ साथ, सोडियम आयन के साथ साथ खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया कहा जाता है। सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों का अभिगमन सोडियम के साथ साथ होता है, इसलिए सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन के द्वारा बाद में ये सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन के साथ साथ भोजन भी रुधिर केशिका में मिला दिया जाता है। तो ये था अवशोषण की सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया। ध्यान दीजिए थोड़ा शॉर्ट में, सबसे पहले उपकला कोशिकाओं के बाहर पहले से ही सक्रिय अभिगमन के द्वारा सोडियम आयन मौजूद होते हैं। ये सोडियम आयन खाद्य पदार्थों के साथ में जुड़ करके, खाद्य पदार्थों को साथ लेकर के और उन खाद्य पदार्थों को उपकला कोशिकाओं के अंदर भेज देते हैं। उपकला कोशिकाओं से सक्रिय अभिगमन के द्वारा ये खाद्य पदार्थ रुधिर केशिकाओं के अंदर चले जाते हैं, रुधिर केशिकाओं से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार से भोजन का अभिगमन जो है, भोजन का अवशोषण है, वो अवशोषण सोडियम के साथ में होता है, तो सोडियम ग्लूकोज और सोडियम एमिनो एसिड बन करके उसके बाद इनका परिवहन होता है, इसलिए इसे सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये था अवशोषण की सक्रिय अभिगमन या सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया, जिसका हमने अध्ययन किया। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है वसा का अवशोषण। देखिए हमने अभी ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ग्लूकोज और एमिनो एसिड दोनों का अवशोषण के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद में आता है वसा का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। वसा का अवशोषण किस प्रकार से हो रहा है, तो आप ध्यान देंगे वसा के अवशोषण पर। देखिए वसा का अवशोषण, देखिए यहां जो चित्र बना हुआ था, ये चित्र आपको नोट्स के जरिए मिल जाएगा। अब आता है वसा का। देखिए वसा का अवशोषण निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है, अर्थात निःसरण के द्वारा होता है, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है वसा का अवशोषण। वसाओं का अवशोषण वसीय अम्ल, क्योंकि वसा टूट जाती है, वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड के रूप में होता है।
विसरण के द्वारा, विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से ये लसिका के अंदर होता है। जो वसाएं हैं वो वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल के रूप में लसिका के अंदर पहुंचती हैं। लसिका केशिका के अंदर इनका अवशोषण होता है। पीत रस वसा के अवशोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन वसाओं के साथ पीत रस यानी कि जो पीत रस यकृत स्राव किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। वसाओं के जो टूटे हुए अवशेष हैं, वसा अम्ल है, मोनोग्लिसराइड है, उनके साथ पीत रस मिल जाता है और पीत रस वसा के साथ मिलकर के, वसा अम्ल आदि के साथ मिलकर के गोल बेलनाकार गोलिकाएं बनाता है। इन गोलिकाओं को मिशेल कहते हैं। मिशेल, ध्यान दीजिएगा, मिशेल। पीत रस वसा के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। पीत रस वसा अम्ल के साथ मिलकर, वसाओं के साथ मिलकर के मिशेल का निर्माण करता है। मिशेल जो है गोलाकार बेलनाकार गोलिकाएं होती हैं। पीत लवणों की छोटी छोटी गोलाकार बेलनाकार गोलिकाएं होती है, जिनका व्यास 3 से 6 mm या मिलीमीटर होता है। 3 से 6 मिलीमीटर होता है। 3 to 6 mm इनका डायमीटर होता है। इस प्रकार से बनती हैं, मिशेल का निर्माण होता है। ये इस गोलिका के केंद्र में, केंद्रीय भाग के अंदर, मिशेल के केंद्रीय भाग के अंदर क्या होता है? वसा होता है। केंद्रीय भाग में वसा और इनके चारों ओर पीत लवण एकत्रित हो जाते हैं। केंद्रीय भाग में जब मिशेल का निर्माण होता है तो मिशेल के अंदर बाह्य भाग में तो क्या होते हैं? लवण होते हैं और बीच में क्या होता है? वसा होता है। इस प्रकार से पीत लवण जो है बाहर की ओर और वसा अंदर की ओर बढ़ जाता है, मिशेल। अब ये मिशेल गति करता हुआ अर्थात भोजन के अंदर ही रहता है और काइन के अंदर घुलनशील होता है। जब मिशेल सूक्ष्मांकुर के नजदीक जाती है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखिएगा, ये वसा अम्ल है, ठीक है, और यहां पर मोनोग्लिसराइड वसा अम्ल है। ये सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर मिशेल बना हुआ है, वसा अम्ल और पीत लवण आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये मिशेल सूक्ष्मांकुर के नजदीक जाते हैं, अब आप इस पर ध्यान देने से, जब ये वसा अम्ल मोनोग्लिसराइड से बनी हुई मिशेल सूक्ष्मांकुर के नजदीक आती हैं, तो उसमें उपस्थित वसा, मिशेल के अंदर वसा अम्ल, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर वसा घुलनशील होती है। कोशिका झिल्ली में वसा घुलनशील होती है। इस कारण से मिशेल से वसा निकल जाती है। जो बड़े मिशेल होते हैं, मिशेल इस प्रकार से, इन मिशेल से वसा निकल करके इस कोशिका झिल्ली के अंदर घुल जाती है, कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाती है और कोशिका झिल्ली को पार करके वसा पहुंच जाती है कोशिका के अंदर वाले भाग में। ये कोशिका का अंदर वाला भाग है। साथ ही साथ जो पीत लवण है, जो बाहर की ओर पीत लवण थे, ये पीत लवण वापस बाहर ही रह जाते हैं, काइन में ही रह जाते हैं और बाहर रह करके अब ये पीत लवण नई वसा जुड़ करके फिर से मिशेल का निर्माण ही करते हैं, नए मिशेल अणुओं का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। मिशेल के अणु जब कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये मोनोग्लिसराइड और वसा अम्ल के रूप में ही पहुंचते हैं। इसके बाद में कोशिका में वसा अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड, अब क्या होता है कि जो वसा अम्ल है और मोनोग्लिसराइड है, ये अब जाते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं पर। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर जाती है ये वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड। क्योंकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसके वसीय तत्वों का संश्लेषण भी होता है, तो चिकनी होती है, इसी कारण से तो चिकनी SER पर या स्मूथ SER पर ये प्रवेश करती है, जालिका में प्रवेश कर क्या बनाएंगी? अब फिर से पुनः ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करती है। क्या बनाती है? ट्राइग्लिसराइड। वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड जो है अंतःप्रद्रवी जालिकाओं में प्रवेश करने के बाद में ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। ट्राइग्लिसराइड अब अंतःप्रद्रवी जालिकाओं की पुटिकाओं, इनकी नलिकाओं में से गति करते हुए और ये घिर जाता है प्रोटीन के द्वारा। इन ट्राइग्लिसराइड अणुओं के चारों ओर जब ट्राइग्लिसराइड बनता है तो इन
ट्राइग्लिसराइड अणुओं के चारों ओर प्रोटीन की परत चढ़ जाती है, प्रोटीन की परत इन्हें घेर लेती है। इस प्रकार से प्रोटीन और लिपिड की संरचना लिपोप्रोटीन बनती है। प्रोटीन और लिपिड के द्वारा क्या बन जाती है? लिपोप्रोटीन बन जाती है। लिपोप्रोटीन की बनी हुई इन गोल संरचनाओं को, ध्यान दीजिएगा, लिपोप्रोटीन की बनी हुई इन गोल संरचनाओं को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन, ठीक है। लिपिड जब ट्राइग्लिसराइड निर्माण होता है तो ट्राइग्लिसराइड या लिपिड्स को प्रोटीन घेर लेती हैं और प्रोटीन और लिपिड से लिपोप्रोटीन बनता है। इन लिपोप्रोटीन की बनी हुई गोल संरचनाओं को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब ये काइलोमाइक्रोन अंतर्पटलीय जालिकाओं से निकल करके और गति करते हुए एक्सोसाइटोसिस यानी कि किसी कोशिका से किसी पदार्थ का बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, वही कोशिका लयन कहलाता है। तो काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका से बाहर निकलकर लसिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। लसिका से ये रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाता है, रुधिर प्लाज्मा सिरा की रुधिर प्लाज्मा में, सिरा की रुधिर प्लाज्मा में जाकर के वहां पर लाइपेज एंजाइम के द्वारा ये ट्राइग्लिसराइड फिर से टूट जाता है। लाइपेज एंजाइम से, जो रुधिर केशिकाओं के अंदर लाइपेज एंजाइम है, उन लाइपेज एंजाइम के द्वारा ये ट्राइग्लिसराइड जो बने थे पहले, ये ट्राइग्लिसराइड टूट जाते हैं वापस वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में। इस प्रकार से वसा का अवशोषण लसिका के अंदर हो जाता है। निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा वसा का अवशोषण होता है। तो निष्क्रिय अवशोषण में हमेशा पदार्थ जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सामान्य विसरण द्वारा आंत्र की उपकला से सिलिकाओं से बनी रक्त केशिकाओं के द्वारा यकृत न्यूहायिका उपतंत्र में ले जाए जाते हैं। निष्क्रिय अवशोषण में पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए उपकला कोशिकाओं से या उपकलाओं से सिलिकाओं से बनी रक्त केशिकाओं, उपकला की सिलिकाओं से बनी रक्त केशिकाओं के द्वारा यकृत न्यूहायिका उपतंत्र में ले जाया जाता है और यकृत न्यूहायिका उपतंत्र से फिर आगे शरीर के अंदर इनका जहां भी उपयोग होता है वहां भेज देते हैं। इस विधि में, तो संपूर्ण विधि के अंदर निष्क्रिय अवशोषण में, इस विधि में विटामिन, प्यूरिन, पिरामिडीन आदि का अवशोषण भी होता है। अर्थात प्यूरिन का, पिरामिडीन का, विटामिनों का, इनका अवशोषण भी निष्क्रिय अभिगमन विसरण द्वारा ही होता है। इसके बाद में जल का जो अवशोषण है वो भी विसरण द्वारा होता है, बड़ी आंत में होता है विसरण द्वारा। वृद्धांत्र में जल का मुख्य रूप से अवशोषण होता है और कुछ विटामिन जैसे विटामिन के का अवशोषण भी होता है। विटामिन के का अवशोषण, विटामिन के है उसका अवशोषण भी बड़ी आंत के अंदर किया जाता है। बाकी काम जो है वसा का अवशोषण है, एमिनो अम्लों का अवशोषण है, ग्लूकोज का अवशोषण है, ये सभी छोटी आंत में होते हैं। कुछ विटामिनों का अवशोषण, जल का अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है। इस प्रकार से भोजन के सभी आवश्यक घटकों का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद में जो भोजन बचता है वो एक प्रकार का अवशेष होता है और उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के अंदर भोजन के जाने के बाद में उस भोजन का कोशिकाएं अपना हिस्सा बना लेती हैं। उस भोजन को कोशिका अपना हिस्सा बना लेती हैं और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, स्वांग रचना। देखिए, जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है वो अंत में रक्त द्वारा या रक्त केशिकाओं के द्वारा, रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। शरीर के पूरे हिस्से के अंदर, पूरी कोशिकाओं के अंदर उस भोजन को पहुंचाया जाता है और वो भोजन विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा बदल करके, अर्थात उस भोजन से हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है नए कार्बोहाइड्रेट, नए वसा, नए प्रोटीन का निर्माण करती हैं और वो भोजन कोशिकाओं का एक हिस्सा बन जाता है, एक अंश बन जाता है, एक भाग बन जाता है। इस प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहा जाता है, एसिमिलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भोजन का अवशोषण होता है तो अवशोषित भोजन रक्त के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है और यह भोजन शरीर की कोशिकाओं में जाकर के उन कोशिकाओं का एक हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार से कोशिकाएं विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा नए कार्बोहाइड्रेट, नए प्रोटीन, नए वसाओं का संश्लेषण करती हैं।
जिससे शरीर का निर्माण होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। यही भोजन ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज जो है विभिन्न विघटनकारी क्रियाओं के द्वारा टूट करके एटीपी यानी ऊर्जा निर्माण भी करता है, जिसके द्वारा शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है और शरीर अपने आप कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से इन सभी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। देखिए कुछ अतिरिक्त भोजन जो होता है, वसा है, ग्लाइकोजन है, इनका शरीर में संश्लेषण संचयन हो जाता है, मतलब एकत्रित हो जाते हैं, ये संचयन हो जाते हैं, जिनका समय समय पर उपयोग भी कर लिया जाता है। वह भोजन की अतिरिक्त मात्रा को, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को, भोजन की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के द्वारा बदल कर संचित कर लिया जाता है। इसी प्रकार से वसाओं को भी कोलेस्ट्रॉल के रूप में, चर्बी के रूप में शरीर में संचित कर लिया जाता है। इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थ बाद में बना लिए जाते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर जो भोजन का वापस रूप बदलना होता है वो मुख्य रूप से कार्य करता है यकृत। तो यकृत इन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे भोजन के जो ग्लूकोज आया है, एमिनो अम्ल आए हैं, वसा अम्ल आए हैं, मोनोग्लिसराइड्स आए हैं, इन सभी के द्वारा फिर नए कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु बनाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बनाए जाते हैं, फैट्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं स्वामीकरण, एसिमिलेशन, अर्थात पचित अवशोषित भोजन जो है रक्त के द्वारा कोशिकाओं में जाकर के कोशिकाओं के अंदर विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा नए पदार्थों का संश्लेषण होता है और नए पदार्थ कोशिका के ही अंश बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वामीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद में अपना आखिरी ये चौथा टॉपिक था, अपना अंतिम टॉपिक आता है। पहला टॉपिक हम फिर रिपीट करते हुए, पहला टॉपिक था अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, इंगेशन। उसके बाद दूसरा था पाचन या डाइजेशन। तीसरा था अवशोषण, जो हमने आज पढ़ा अवशोषण के बारे में, एब्जॉर्प्शन जिसमें सक्रिय निष्क्रिय अभिगमन पढ़ा। उसके बाद में स्वामीकरण यानी एसिमिलेशन चौथा, और अंत में आता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, इगेशन। इगेशन, बहिक्षेपण, इगेशन। तो देखिए इगेशन, बहिक्षेपण। तो अंत में जो भोजन अपचित पदार्थ है, जो नहीं पचा है, भोजन का अपचित शेष भाग बृहदान्त्र में आता है, बड़ी आंत में आता है। इसमें अनेक जीवाणु होते हैं। बड़ी आंत के अंदर इगेशन अपन पढ़ रहे हैं, बड़ी आंत के अंदर भोजन का अपचित भाग आता है। इस अपचित भाग में जल की मात्रा भी अधिक होती है और इस बृहदान्त्र के अंदर जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु सेलुलोज का विघटन कर देते हैं, जो कुछ सेलुलोज होती है उसका विघटन कर देते हैं और उसका भी अवशोषण हो जाता है। बृहदान्त्र का मुख्य कार्य है जल अवशोषण करना और मल का निर्माण करना। मल का निर्माण करना और अवशोषण का मुख्य कार्य, जल अवशोषण का मुख्य कार्य होता है। शेष बचा अपचित भाग, शेष बचा अपचित भाग, भोजन का जो अपचित भाग है, जो नहीं पचा अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु और आरबीसी की हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन जो बना, ये सभी मिलकर के, ध्यान दीजिए क्या क्या चीज मिलकर के शेष अपचित जो पदार्थ बचा है, अपचित जो नहीं पचा वो अपचित पदार्थ मृत श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, बिलिरुबिन जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बना है वो बिलिरुबिन, श्लेष्मा, ये सभी मिलकर के मल का निर्माण करते हैं और इस मल को मलाशय में भेज दिया जाता है। तब मलाशय की भित्ति संकुचित होने पर जब मलाशय के अंदर भेज आता है, रेक्टम में भेज आता है, भोजन का पाचन होने के बाद अपचित पदार्थ और श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, बिलिरुबिन, ये सब मिलकर मल बनाते हैं। ये मल मलाशय में भेज जाता है और जब मलाशय के अंदर भेजा जाता है तो मलाशय के भर जाने पर उसकी भित्तियों के द्वारा दबाव लगाया जाता है, भित्तियां संकुचित होती हैं और इस दबाव के कारण से अवरोधनी जो होती हैं, यानी कि मलाशय से भोजन को आगे की ओर ढकेला जाता है गुदा की ओर, और गुदा पर जो अवरोधनी होती हैं वो अवरोधनी खुल जाती हैं तथा गुदा द्वारा मल का बाहर त्याग या मल को बाहर त्याग किया जाता है। गुदा के द्वारा गुदा की अवरोधनी खुल जाती है और गुदा के द्वारा एनल पार्ट के द्वारा भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण, मलोत्सर्ग कहते हैं, इगेशन या मलोत्सर्ग कहते हैं। मल का उत्सर्जन करना मलोत्सर्ग कहलाता है। मल विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। अब ध्यान लीजिएगा, ये एक पैराग्राफ इंपोर्टेंट है।
मल का विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है और मल का विसर्जन एक प्रतिवर्त प्रक्रिया भी है, प्रतिवर्त अनुक्रिया है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स है। मल का विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है और एक प्रतिवर्त अनुक्रिया है। जब मल से परिपूर्ण वृद्धांत के निचले भाग में, जब मल से परिपूर्ण, मल से भरे हुए वृद्धांत के निचले भाग के उद्दीपन से उत्पन्न, उसके उद्दीपन से यानी कि मलाशय जब भर जाता है, वृद्धांत का निचला अंतिम भाग मलाशय होता है, मलाशय जब भर जाता है तो उससे उद्दीपन से प्रतिवर्त अनुक्रिया होती है। मतलब जब मलाशय भरेगा तभी ये अनुक्रिया उत्पन्न होगी। तो उत्पन्न प्रतिवर्त अनुक्रिया के द्वारा मल को त्यागा जाता है। प्रतिवर्त अनुक्रिया ये तभी होता है, कब होती है ये प्रतिवर्त अनुक्रिया, कब उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिएगा, जब मलाशय की भित्ति पर, ये तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर लगभग 20 mm Hg अर्थात पानी के दाब पर 20 mm दाब उत्पन्न होता है। भित्ति पर 20 mm Hg दाब उत्पन्न होने पर मलाशय के द्वारा तंत्रिका तंत्र को प्रतिवर्त अनुक्रिया भेजी जाती है। इस प्रतिवर्त अनुक्रिया के द्वारा मल को बाहर त्यागा जाता है। मल उत्सर्जन एक ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, ऐच्छिक प्रक्रिया होती है अर्थात हम अपनी इच्छा से मल को त्यागते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ, यानी कि मनुष्य के अंदर मानव में पाचन की क्रियाविधि, मानव में पाचन की क्रियाविधि के जो सारे टॉपिक थे अपन ने आज कंप्लीट कर लिए। सबसे पहला टॉपिक था अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, उसके बाद दूसरा था पाचन, भोजन का पाचन, और तीसरा था अवशोषण, अवशोषण। ध्यान दीजिएगा, अंतर्ग्रहण, इंगेशन, फिर डाइजेशन, अवशोषण, स्वामीकरण और परिक्षेपण। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, ये टॉपिक थे, आज हमने पूरे कर लिए। आज मानव के शरीर के अंदर भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वामीकरण, परिक्षेपण किस प्रकार से होता है इसका अपन ने अध्ययन किया। अब अपन, अगर व्यक्ति भोजन की मात्रा कम खाता है, भोजन की मात्रा उसे नहीं मिल पाती है, तो यानी कि किसी भी कारण से भोजन की मात्रा कम लेता है या उसके अंदर कोई भोजन का विशेष घटक कम रह जाता है, तो शरीर के अंदर कुपोषण की समस्या आ जाती है, मेल न्यूट्रिशन की समस्या आ जाती है। इस मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण संबंधी रोग और कुपोषण से कैसे बचा जाए, और ये क्या है कुपोषण, कुपोषण के प्रकार क्या है, WHO कुपोषण के अंदर किन किन रोगों को शामिल करता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।